हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुरु मंत्र IQ चैनल। आई एम मिथिलेश कुमार। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके क्लास 10th से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी के विषय में क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इसमें जानेंगे समांतर श्रेणी है क्या, इनके विषय में हम लोग जानेंगे। फिर समांतर श्रेणी जो है, समांतर श्रेणी जो है किस प्रकार से इसको डिफाइन किया जाता है, किस प्रकार से इस पर जो सवाल आते हैं या इस पर जो सम्स आते हैं, हिसाब आते हैं, इनको कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे या कैसे बनाएंगे, इनके विषय में इंट्रोडक्शन। यह चैप्टर जो है, यह जो वीडियो है आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में बताया जाएगा, इस वीडियो में बताया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, यह वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में है, इसलिए आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप से आप अपने प्रॉब्लम को व्हाट्सएप करके मुझसे सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सब्सक्राइब कर लें पहले। उसके बाद इसलिए सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी तरह का अगर वीडियो अपलोड करता हूं तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और किसी तरह का परेशानी ना हो। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। आइए हम लोग देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर जो ये दिया गया है आपके NCERT बुक से है और इस बुक में हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के विषय में। सबसे पहले ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी क्या होता है ये देखने की कोशिश करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक का हिंदी होता है समांतर और प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणियाँ। अच्छा, श्रेणियाँ है तो सबसे पहले हम आपको इससे अवगत करा देते हैं कि श्रेणियाँ वर्ड का क्या मतलब है और समांतर वर्ड का, समांतर शब्द या श्रेणियाँ वर्ड से क्या मतलब है। अगर हम आपको बता दें कि आपने देखा होगा गांव में हमारे यहाँ सीढ़ी लगी रहती है और तो सीढ़ी में क्या होता है कि एक निश्चित डिफरेंस के बाद एक के बाद एक डंडा लगा रहता है जिस पर हम चढ़ करके ऊपर की ओर छत पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं। तो इनके बीच का जो एक डंडा के या एक डंडा और दूसरे डंडा के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, यदि 1 मीटर पहला का है तो दूसरा भी क्या होता है 1 मीटर होता है। अगर पहला का 2 मीटर है तो दूसरे को भी क्या रखते हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखते हैं ताकि वो जो डिस्टेंस सही रहेगा, चढ़ने में आसानी होगा और सही लगेगा। तो सीढ़ियाँ जब भी हम बनाते हैं उसमें डिस्टेंस क्या करते हैं, सेम रखते हैं, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक एक का है 1 मीटर और दूसरे को हम 3 मीटर इतना डिस्टेंस में रख देंगे तो सीढ़ियाँ में थोड़ा क्या होगा, प्रॉब्लम हो सकता है और ये सीढ़ियाँ सही रूप से सीरीज में नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसको हम उस कैटेगरी में नहीं रखेंगे, सीढ़ी की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ये फिर दूसरा कुछ बन जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं, सीढ़ियाँ का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन यह समांतर का क्या मतलब है। समांतर का मतलब है समान अंतर। क्या ना मतलब है, समान अंतर। अच्छा, समान अंतर को हम आपको डिफाइन करते हैं। इस समान अंतर को सबसे पहले समझें, इनसे पहले हम आपको एक चीज बता दें, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या समांतर श्रेणियां हैं, अगर इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, AP, क्योंकि A का मतलब होता है अरिथमेटिक, P से क्या होता है, प्रोग्रेशन। ये पूरे क्लास में, ये पूरे चैप्टर में हम AP के नाम से इसको जानते रहेंगे और AP ही सब जगह यूज होगा। तो इस AP का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां का क्या मतलब है, अब हम आपको समझाते हैं। यहाँ जो एक सूची दिया रहेगा, एक सीरीज दिया रहेगा जिसके प्रत्येक पद में इसमें क्या होता है, समांतर श्रेणियां अगर पूछा जाए क्या है, अगर ये पूछा जाए तो क्या कहिएगा, ये जो सीरीज दिया रहेगा, जैसे अभी दिया है सीरीज क्या, तो 2 दिया है, 5 दिया है, 8 दिया है, 11 दिया, 14 दिया है। अब यहाँ आप देखिए 2 और 5 का यानी 2 और 5 का जो डिफरेंस है कितना है, डिफरेंस को D लिखते हैं, D बराबर कितना है 3। 5 और 8 का डिफरेंस क्या है, 3 है। और 8 और 11 का डिफरेंस क्या है, 3 है। इनका भी डिफरेंस क्या है, 11 और 14 का 3 है। यानी सबके बीच का डिफरेंस क्या है, समान है। इसका डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3, इसका भी डिफरेंस 3 है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जो लिखा गया है 2, 5, 8, 11, 14, यह AP को रिप्रेजेंट करता है, AP को शो करता है। क्यों शो करता है, तो हमने क्या बताया था कि AP का मतलब है समान अंतर। और समान कैसा, समान अंतर तक 3, इसमें भी अंतर है, समान अंतर हो रहा है, समान अंतर, इसका मतलब तीनों में कॉमन क्या आया,
तो कॉमन क्या है 3 है। यहां से यहां तक जो अंतर हमने देखा, इस अंतर में क्या देखा आपने, सब जगह क्या है 3 3 आया है, और सबका अंतर 2 से 5 के बीच का अंतर, 5 से 8 के बीच का अंतर, 8 से 11 के बीच का अंतर और 11 से 14 के बीच का अंतर में सब में 3 3 का अंतर है। या देखें तो यह सूची है या ये सीरीज है, 2 5 8 11 14 एक सीरीज है, जिसके प्रत्येक पद में, प्रत्येक पद अगले पद और पिछले, प्रत्येक पद नहीं कह सकते, प्रत्येक यहाँ पद नहीं होना चाहिए, यहाँ अगले पद, प्रत्येक अगले पद, प्रत्येक क्या होगा, पद नहीं, प्रत्येक अगले पद और पिछले पद का अंतर समान हो। क्या होना चाहिए, प्रत्येक अगले पद, तो यह 5 अगला पद है, पिछला पद है, इसका देखिए अगला पद क्या है, ये है, और पिछला पद ये है, अगला पद ये है, फिर पिछला पद ये, इनका अंतर करेंगे तो क्या होगा, समान होगा। इस सूची में सबका समान होता है, तो यह क्या होगा, सब में 3 3 3 है तो सब में समान है, और इस डिफरेंस को, चूंकि सब में डिफरेंस 3 है, सब में अंतर 3 है, इसलिए इसका हम क्या कह सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में, कॉमन है, डिफरेंस क्या है, कॉमन है। इसको हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। सार्व अंतर क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3 है। सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, तो सबका सेम आया, तो कॉमन डिफरेंस को किससे सूचित करते हैं, डी से, यानी डिफरेंस, डी से डिफरेंस। इतना हम समझ गए कि डिफरेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, ये जान, इसमें अभी तक हम क्या जाने, सीरीज। एपी किस रूप का रहता है, एपी जब भी रहेगा, अगर हम आपसे ये पूछे क्या यह एपी है, अगर क्वेश्चन में ये रहे 5 7 11 19 क्या यह एपी है, तो आप कहेंगे सर अगले पद और पिछले पद का अंतर कितना है इसमें, तो 2 है। 7 और 11 के में, 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, यहाँ 4 आ गया। 19 में से 11 को, अगले पद और पिछले पद का अंतर कितना है इसमें, 8 है। तो सबका अंतर क्या है, अलग अलग है, इसलिए यह एपी, यह सीरीज जो है, यह जो सूची लिखी गई है, एपी को शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो है, ये 2 है, इनका डिफरेंस 4 है, इसका डिफरेंस 8 है, डिफरेंस तो है, लेकिन कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए इसे एपी नहीं कहेंगे। यानी सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए, तब एपी कहलाता है। तो इसलिए हमने यहाँ लिखा कि एक सूची, ये सूची हो गया या सीरीज हो गया, में सूची के प्रत्येक अगले पद, पद नहीं, अगले पद और पिछले पद का अंतर, प्रत्येक का अगले पद और पिछले पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये एपी होगा। सबसे पहले आप ये समझ गए, अभी तक क्या समझे आप, कि कौन सा सीरीज एपी हो सकता है और कौन सा सीरीज एपी नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल अगर हम देखें, √2 ले लिए, 2√2 ले लिए, 3√2 ले लिए, अगर हम आपसे पूछे 4√2 ले लिए, क्या पूछे कि यह क्या एपी है, तो आप क्या कहेंगे, तो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इसको कहेंगे पहला पद। क्या कह देंगे, पहला पद, चूंकि यह पहला पद है, इसको क्या कहेंगे, दूसरा पद, इसको क्या कहेंगे, A3 कहेंगे, यानी पद को हम A1 A2 A3 और A4 से डिनोट करेंगे। यानी पहला पद है ये, दूसरा पद है ये, तीसरा पद है ये, चौथा पद है। तो अगला पद और पिछला पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगला पद पिछला पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो अगला पद क्या है, तो यह तो A2 है ना आपका, तो A2 घटा क्या कर देंगे, A1 कर देंगे, A2 घटा A1, तो A2 घटा A1 करेंगे तो 2√2 माइनस क्या होगा, √2 होगा। तो 2√2 में से √2 चला जाएगा तो क्या होगा, तो 2√2 में से 1 रूट चला जाएगा, √2 चला जाएगा तो क्या होगा, 1√2 हो जाएगा। यानी यहाँ A2 घटा A1 करने पर √2 आया। अब देखते हैं, अब क्या करिएगा, A1 है या A1 है, A2 है, यह क्या है, A3 है। अब A3 घटा A2 करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए, A3 घटा √2 है, 2√2 है, 3√2 है, 4√2 है, इस तरह दिया हुआ था। अब हमको क्या करना था, A3 घटा A2 करना है। तो A3 कितना है, 3√2 है, और 3√2 में से क्या माइनस करना है, 3√2 में से 2√2 माइनस करना है। इस बार 2√2 यानी A3 में से, ये A3 है और A2 माइनस करना है। तो 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे, 3√2 यानी 3√2
-2√2 करेंगे तो 3 में से 2 चला गया तो 1√2, यानी √2 1√2 होगा तो 1 तो लिखते नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, केवल √2 हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, √2, 2√2, 3√2 और 4√2 ये जो लिखा हुआ है, इसमें अगले पद इनका भी अंतर क्या है, √2 है, इनका अंतर क्या है, √2 है, और इनका भी अंतर क्या है, √2 है, यानी A4 घटा A3 भी करेंगे 3√2, 4√2 में से 3√2 चला जाएगा तो √2 ही होगा, यानी सब का अंतर क्या हो गया, √2 हो गया। यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, यानी सार्व अंतर क्या है, कॉमन डिफरेंस को हिंदी में सार्व अंतर कहते हैं, क्या है, √2 है, इसीलिए यह AP है। AP है या AP नहीं है, कैसे पता चला आपको, तो AP है या नहीं है इसका पता चला आपको कॉमन डिफरेंस निकालकर, यानी कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर सबका अगर सेम होता है तो AP है, अगर सेम नहीं हुआ तो AP नहीं है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया है। चलिए लेकिन आगे हम बताते हैं, क्या बताएंगे, ये तो आपको AP समझना था, AP जानना था। अब आपको ये कह दिया जाए, कोई सीरीज दे दिया जाता है और सीरीज में कहेगा कि बताइए तो यह सीरीज में प्रथम पद क्या होगा, तो प्रथम पद इसका क्या होगा, जो पहला टर्म है वही प्रथम पद होगा। पहला टर्म क्या है, A1 क्या है, A1 बराबर A बराबर 2 लिख देंगे, बस इतना ही करना था। पहला 5.1 में इतना ही क्वेश्चन दिया गया, बताएंगे आगे चल करके, वो बना करके भी आपको दिखाया जाएगा। तो A1 बराबर 2 हो गया। अब A आपको कहेगा D निकाल कर दिखाइए, कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो क्या करिएगा इस सीरीज का, तो A2 घटा क्या करिएगा, A1 करेंगे, तो A2 कितना है 5 है और A1 कितना है 2 है, तो 5 में से 2 गया तो क्या होगा 3 हो गया, इतना कर दीजिए हो गया। तो अगर आपको कह दे प्रथम पद ज्ञात करें और दूसरा बात आपको क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस ज्ञात करें, तो कॉमन डिफरेंस यानी D निकालना, सार्वंतर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि इस क्वेश्चन का सार्वंतर निकालिए, AP का सार्वंतर क्या होगा, तो अगले पद में से पिछले पद को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, आसानी से सार्वंतर आपको निकल जाएगा और कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। इतनी बात तो आप समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, लेकिन आपको हम क्या समझा रहे थे, यहां जो दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14 है दिया हुआ, तो आपको हम ये बता दें यहाँ 2 को क्या कर दिए, पहला टर्म कर दिए, अब 5 को क्या कर दिए, दूसरा टर्म, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पहला टर्म है, पहला टर्म A1 कितना है, 2 है, क्लियर है, 5 है, तो 2 से 5 तक पहुंचने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, डिफरेंस कितना था 3, तो 3 जोड़ना पड़ा तो क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा 2 में कितना जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो एक 3 तो यह जोड़े क्योंकि डिफरेंस 3 था, अगला 3 फिर जोड़ेंगे, यहाँ का 3 डिफरेंस, यहाँ का भी डिफरेंस 3 है, यहाँ का भी डिफरेंस 3 है, यहाँ का भी डिफरेंस 3 है, तो इसमें अगर जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, तो 1 3 1 3 2 3 जोड़ेंगे। अगर 1 2 3 स्टेप आगे बढ़ते हैं तो कितने 3 आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 जोड़ेंगे, इसमें 3 जोड़ेंगे, यानी कितने 3 होगा, 3 गो 3 होगा, यानी 3 टाइम्स 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 14 के पास, 2 में 14 के पास पहुंचने के लिए क्या करना होगा, ए तो 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 3 कितना बढ़ जाएगा, 1 2 कितना बढ़ जाएगा, यहाँ 14 तक पहुंचने के तो पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3 और ये चौथा 3 हो जाएगा। क्या कितना 3 हो गया, 4 3 हुआ, 4 तिया 12 2 14 हो गया। आप प्रश्न उठा, अगर यह पहला टर्म है तो इसको ए लिख दिए, ये ए बराबर क्या लिखा आपने 2 लिखा, तो 2 को ए लिख दिए, 2 को यहाँ भी ए लिख दिए, 2 को यहाँ भी ए लिख दिए, 2 को यहाँ भी ए लिख दिए। इतनी बात तो आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर हम कहते हैं 3 को क्या कहते हैं, तो 3 को डी कहते हैं, क्योंकि डी बराबर इसमें भी 3 निकला, तो इसमें तो एक 3 था ना, तो इसलिए 1 डी लिखे, ठीक है। पहला वाला को ए लिखे, दूसरे वाला को ए प्लस डी क्यों लिखे, तो ए इसलिए लिखे क्योंकि ए बराबर क्या दिया था, 2 दिया था, और 3 बराबर क्या लिखे, डी, 3 बराबर क्या लिखे, डी लिखे, यानी डी बराबर क्या है 3, यहाँ निकला हुआ था डी बराबर 3, तो ये दोनों को जोड़ दें, ए और डी को जोड़ रहे हैं तब 5 नहीं हो जाता है, इसीलिए हमने लिखा ए प्लस डी। लेकिन यहाँ आपने ए प्लस 2 डी क्यों लिखा, क्योंकि ए तो आपको 2 रहबे करेगा, 2 इसलिए 2 डी इसलिए कि 1 डी तो है, पहला डी 3 है, दूसरा डी भी 3 है, 3 3 है, तो 2 डी है कि नहीं, तो यहाँ कितने डी है, डी बराबर 3 है, तो कितने 3 है, यहाँ 2 3 है, इसलिए यहाँ 2 डी लिख दिए, क्या लिख दिए 2 डी। और यहाँ कितना है, यहाँ है कितना डी हो जाएगा, आगे चल करके 3 डी हो जाएगा, यहाँ क्या कितना डी हो जाएगा, 3 डी लेंगे, यानी 3 लेंगे, 3 लेंगे, 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एगो 3 को डी से डिनोट कर देंगे, एगो डी का टाइम्स कितना है वो बता देंगे, यानी ए के जगह पर 2 के जगह पर क्या लेंगे, ए ले लिए, और 3 डी कितना है, तो 3 डी है तो वो लिख दिए। तो आपने यहाँ क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया यदि
A2 रहता है तो कितना डी लिखते हैं? 2 डी, 1 डी लिखते हैं। अगर A3 रहता है तो कितना डी लिखते हैं? 2 डी लिखते हैं। अगर A4 रहता है तो कितना डी लिखते हैं? 3 डी लिखते हैं। तो A5 रहेगा, कितना डी लिखेंगे? 4 डी लिखेंगे। इसी प्रकार अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए A5 रहेगा तो कितना डी लिखिएगा? तो A5 बराबर क्या लिखिएगा? A प्लस 4D लिखिएगा। अगर ये पूछा जाए A रहेगा 10, क्या रहेगा? A 10 रहेगा तो A 10 बराबर क्या लिखिएगा? A प्लस 9D लिखिएगा। अगर यह पूछा जाए A 100 है, A 100 रहेगा तो क्या लिखिएगा? A प्लस क्या लिखिएगा? 99D लिखिएंगे। तो ये लिख सकते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए कि A 67 है तो क्या लिखिएगा? A प्लस 66D लिखिएगा। ऐसा आप लिख सकते हैं। लिखेंगे कि नहीं? तो बिल्कुल ही लिखेंगे। ये बात भी आपको समझ में आ गया। जब इसे अच्छा इसको पढ़ते क्या है? A अगर 5 लिखा है तो इसको क्या कहेंगे? हिंदी वाले को कहेंगे, हिंदी वाले इसको कहेंगे 5वें पद, और इंग्लिश वाले इसको कहेंगे 5th टर्म। क्या कहेंगे? 5th टर्म। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा। यानी इसको 5th टर्म कहेंगे। अगर इसको कह दें A7 लिखा है तो क्या बोलिएगा? इसको 7th टर्म बोलेंगे, 7th टर्म बोलेंगे। और जो है इसको लिखेंगे कैसे? तो A प्लस 6D लिखेंगे। तो ये बात आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया। लेकिन अगर ऐसा ना दे करके, अगर ऐसा दे रहा है, अच्छा एक चीज हम और इससे पहले बता दें, अगर A 7 था तो आप क्या करते थे? तो A लिखते थे और 7 में से 1 माइनस करते थे। 7 में से क्या करते थे? A प्लस लेकर 6D ने लिखते थे। तो 6 कैसे आया? तो 7 में से 1 माइनस कर दिए तब ना 6D आया। चलिए अभी A5 दिया रहता था तो क्या लिखते थे? A प्लस कितना D लिखते थे? 4D। तो इस 5 जितना रहता था 5 में से 1 माइनस करते तब ना 4D आता था। अगर हम कहते थे A 100 है तो A 100 है तो क्या लिखेंगे? A प्लस D कितना लिखेंगे? तो 100 में से क्या करेंगे? 1 माइनस करके, यानी 99D लिखेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया। A प्लस 99D लिखना है तो 100 में से क्या करते थे? माइनस करते थे। प्रश्न उठा कि अगर AN रहेगा तो क्या करिएगा? तो AN रहेगा तो A प्लस तो पहले लिखवे करेंगे, N में से 1 घटा देंगे, N माइनस A1 हो जाएगा, फिर D हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये फार्मूला हो गया। AN बराबर, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश वाले इसको क्या कहेंगे? nth टर्म। क्या कहेंगे? nth टर्म कहेंगे। और हिंदी वाले कहेंगे nवां पद। क्या कहेंगे इसको? nवां पद। अच्छा AN के जगह पर था तो कर दे। A यदि K लिखा रहता तो क्या करते? तो A प्लस तो करवे करते, K माइनस 1 कर देते, माइनस D। यहाँ जो भी कुछ रहता उसमें 1 घटा देते। जैसे K है K माइनस 1 कर दिया, D लिख देंगे। अगर यहाँ रहता A M माइनस 1 नहीं प्लस 1 रहता, AM प्लस 1 रहता तो क्या हो जाता? तो आप क्या लिखते? A प्लस M प्लस 1 तो लिखते करते, M प्लस 1 में से कितना घटाते? 1 घटाते, 1 घटा दिए, फिर D लिख देते। तो ये कट जाता तो क्या बच जाता? A प्लस M बच गया तो MD लिख देते। तो ये भी समझ में आ गया। यानी यहाँ कुछ A रहेगा, यहाँ 100 रहेगा। अगर आपको इसका बनाने के लिए कहा जाए कि 100 टर्म क्या होगा तो आप, यानी 100वां पद क्या होगा, तो आप क्या करिएगा? A प्लस 99D लिखेंगे, क्योंकि इसमें से 1 घटा करके D बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया। यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो यही चीज हमने यहाँ लिखा है। A लिखा है A प्लस D, ये भी समझ गया। A प्लस 2D समझ गए, A प्लस 3D समझ गए, A प्लस 4D भी समझ गए। यहाँ तक आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आ सकता और आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। यहाँ वही चीज लिखा है, A5 रहेगा तो A प्लस 4D लिखेंगे, A6 रहेगा तो A प्लस 5D लिखेंगे, A50 रहेगा तो A प्लस 49D लिखेंगे, और यदि A9 रहेगा, A क्या रहेगा? 9 रहेगा तो A प्लस n रहेगा, 9 नहीं n रहेगा तो n में से भी 1 घटा करके D लिख देंगे। तो यह फार्मूला बन गया। यानी इसको कहते हैं nth टर्म, nवां पद कहते हैं। अगर हम आपको और दिखाएं, अगर आपको बताएं यहाँ इस तरह से, अगर रहता m प्लस n रहता तो m प्लस n में से 1 घटा देते, उतना D हो जाता। अगर m प्लस 1 रहता तो क्या करते? A प्लस m प्लस 1 माइनस 1 कर देते, तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल हो जाता, तो A प्लस MD बन जाता। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको एक बनाने के लिए दिया जाता है, कह दिया जाएगा आपको क्या कि 8, 7, 26, 35 के 10वें पद ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है, क्या ये एपी में है? पहले ये चेक करेंगे एपी में। तो पहला पद इसमें क्या है? तो पहला पद, प्रथम पद A है, 8 है, और उसके बाद सारवंतर क्या है? तो अगला पद को घटाइए, 17 में से 8 घटाइए। तो सारवंतर ऐसे ही निकालेंगे, अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। 17 में से 8 गया तो कितना हुआ? 9 हो गया। तो ये हो गया। अच्छा ये देखिए तो सब सारवंतर 9 है, 8 9 17, 17 9 26, इसमें भी 9, इसमें भी 9, 26 9 35, सब में 9 हो गया। इसका मतलब क्या है? ये एपी में है। तो क्या कह रहा है, इसका क्या निकालिए?
इसका आपको 10वां पद कहता है ज्ञात करिए। अभी तो एक पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, और 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद है तो क्या मतलब, यहाँ 10वां पद का क्या मतलब है? 10th टर्म निकालिए। तो ए 10th बराबर क्या हो जाएगा? तो ए प्लस 9d, यही निकालने का था, ज्ञात करना है। तो निकालेंगे कैसे? तो लिखेंगे ए 10th बराबर क्या होगा? ए प्लस 9d, आपको ऑलरेडी पता है। तो ए तो आपको पता है कितना है? 8 है, 8 लिख दिए। 9 पता है तो 9 लिख दिए, गुना 9d है ना, गुना डी के जगह पर क्या लिखिएगा? तो डी के जगह पर आप लिखिएगा सर्वांतर 9 लिखिएगा। डी आपको 9 आया है तो 9 लिखेंगे। 9 9 81, क्या हो जाएगा? 9 9 81, 8 कितना हुआ? 89 हो गया। तो यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आपको ए डी एन दिया रहता था तो एन ए एन निकाल लेते थे, एन क्या करते थे? निकाल लेते थे। अब आपको क्या है? ए गायब है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ, 89 दिया हुआ, तो ये निकालना है ए कितना होगा। अब आपको क्या दिया हुआ है? अगर आपको दिया है ए दिया है, डी ए नहीं दिया है, इसमें से कोई एक गायब कर देगा तो और कहेगा वह निकालिए। तो एन दिया हुआ, 89 दिया हुआ, निकालना है। अगर आपको यह दिया जाए 8 दिया, ये ए दे दिया जाए, डी दिया जाए, कहेगा एन निकालिए, तो यह निकालना है, और ए एन 89 है तो ये निकाल लीजिएगा आप। चलिए चौथा क्या है? चौथा आपको दिया हुआ है यहाँ, तो 4 नंबर में 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, यानी ए दिया है, डी दिया है, एन दिया है, कह रहा ए एन निकालिए, निकाल लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसको बनाने में आपको दिक्कत हुआ होगा। तो हम फिर भी इसको बनाने का एक इसमें से उदाहरण देकर के हम आपको समझाते हैं। अब हम एक बार एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। जैसे ए बराबर इसमें दिया गया है, क्वेश्चन अगर इस तरह से रहे, ए बराबर दिया हो, डी बराबर दिया हो, और आपको ए एन नहीं, ए एन भी दिया हो, एन नहीं पता हो, ऐसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। क्वेश्चन में आपको किस तरह से रह सकता है? कभी ए गायब रहेगा, तो कभी डी गायब रहेगा, कभी ए एन नहीं रहेगा, इसी तरह और 3 दिए रहेंगे और एक इसमें से गायब रहेगा। क्वेश्चन तो यही रहेगा। तो क्वेश्चन है आपको इन चारों में से कोई एक अगर गायब रहे तो फार्मूला क्या लगना है? ए एन का ही लगना है। और ए एन का फार्मूला क्या होता है तो आपको बता दिए। ए एन बराबर क्या होता है? तो एन में से 1 माइनस करते हैं, यानी ए अगर 50 है तो आपको क्या पता है कि 50 में से 1 माइनस करके डी निकलता है। जैसे अगर ए प्लस क्या करते हैं, 50 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 49 हो जाएगा। तो 49 डी लिख देते हैं, 49 क्या लिख देते हैं? डी लिख देते हैं। उसी तरह अगर 50 के जगह पर n है तो क्या करेंगे आप? n के जगह पर ए एन लिख देते हैं। ए एन के जगह पर क्या लिखेंगे? ए प्लस एन है, एन में से क्या कर देंगे? 1 को माइनस कर देंगे, क्योंकि एन यहाँ जो कुछ भी रहेगा उसको माइनस कर, उसमें से -1 करते हैं, तो एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह फार्मूला है। अच्छा, ये फार्मूला अगर आपको दे दिया गया है, ए एन बराबर पता हो आपको कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है? डी होता है, ये आपको अगर पता है तब आप इनमें से एक नहीं भी दिया रहेगा तो आपको बन जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ए मान लीजिए नहीं दिया है, ए एन दिया है, एन दिया है, डी दिया है, तो फिर इसका कैलकुलेशन ही मात्र करना बच जाता, जबकि हम आपको एक कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ दिया है ए डी ए एन और एन नहीं पता है, एन फाइंड करना है। ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? तो सबसे पहले ए एन दिया है, जो दिया है वो लिखते हैं। ए एन बराबर 89 दिया है, लिख दिए। ए एन का फार्मूला क्या होता है? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अभी आपने लिखा और आपने समझा इसको, और इसके बराबर में हम 89 लिख दिए। यहां तक तो समझना ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपको दिया हुआ है ए एन बराबर 89, और ए एन का फार्मूला ये होता है, ये लिख दिए, इसके बराबर 89 कर दिए, क्योंकि 89 दिया हुआ था। यहां तक कुछ नहीं करना था। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ए के जगह पर कितना दिया गया? 8, तो ये रख दीजिए ए के जगह पर 8। एन के जगह पर तो दिया हुआ नहीं है, तो एन छोड़ देते हैं। फिर क्या करेंगे? डी के जगह पर कितना दिया है? 9 दिया, वो लिख दिए, और 89 यहाँ दिया, 89 लिख दिए। तो यहां तक तो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आया। यानी आपने अब तक ए का वैल्यू पुट किया, एन नहीं दिया था तो छोड़ दिए, उसके बाद डी का जो वैल्यू था उसे पुट कर दिए, और 89 जैसे था वैसे रख दिए। अब हम आपको बता दें, अगर आपने ये 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू एन 9 में बराबर 89 लिखा है, तो फिर आपको करना क्या है? सबसे पहले इस 8 को इस साइड ले जाना है,
क्योंकि ये प्लस में, यह क्या है प्लस में, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो बच जाएगा n-1 इंटू 9 बच जाएगा, 8 इस साइड चले आएगा तो 89 माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 8 में है तो इस साइड आएगा तो माइनस 8 हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, 89 में से 8 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 चला जाएगा तो कितना होगा 81 हो जाएगा। यानी n-1 इसमें से माइनस कर दीजिए तो 81 हो जाएगा। तो फिर n-1 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 बराबर यहाँ 81 हो जाएगा, और ये गुना में n है, सॉरी 9 है, तो 9 आते मल्टीप्लाई में रहता है, मल्टीप्लाई में रहे इनटू में रहे तो इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। याद रखेंगे, इस साइड से इस साइड आएगा या इस साइड से इस साइड आएगा, तो प्लस वाला इस साइड से इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला इस साइड से इस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। प्लस माइनस हो जाता माइनस प्लस, और मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता और डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। चलिए अब यहाँ क्या है 9 इंटू में था, इंटू मतलब मल्टीप्लाई, इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड हो गया, 81 में डिवाइड कर दिए 9 से कर दिए तो क्या हो जाएगा 9 से 81 में डिवाइड किए तो क्या हुआ 9 हो जाएगा। ठीक है, अब n-1 बराबर 9 हो गया तो क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा -1 इधर आप जाएगा, -1 इधर जाएगा 9 के साइड तो क्या होगा, तो 9 + 1 हो जाएगा, -1 इस साइड आ गया तो माइनस प्लस हो गया, तो 9 + 1 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अर्थात आप कह सकते हैं n बराबर 10 आपको फाइंड हो ही गया। अब तो आप an बराबर दिया हुआ रहेगा या 3 दिए रहेगा तो आप एक आराम से ही निकाल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ क्वेश्चन समझने में आपको किसी तरह की परेशानी हुई होगी, और आप अच्छी तरह से इस वीडियो को यहाँ तक तो समझ ही गए। अब हम आपको एक्सरसाइज 5.1 अगले वीडियो में लेकर आएंगे और आपको 5.1 का एक एक क्वेश्चन समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपको इस वीडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर करें और फिर लोगों को भी मोटिवेट करें देखने के लिए। Thank you for watching this video. Peace.